बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हर साल बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कराने वाले हैं। आपकी एक महामैथन वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न क्या है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो आपका दिया गया है वो आपका दिया गया है पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश आपका कैसा होता है। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 7 कोश की 8 केंद्र के, दूसरा ऑप्शन 8 कोश के 7 केंद्र के, तीसरा ऑप्शन 8 कोश की और 8 केंद्र की और चौथा ऑप्शन आपका 7 कोश की और 7 केंद्र की। अब यहाँ पर ये चीज पहले से टिक लगी हुई है, क्योंकि मैं नोट्स जब बनाता हूँ तो इससे पहले भी मैंने चीज आपको करवा रखी है। तो मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले टिक लगा हुआ है, लेकिन आपको ये चीज कैसे पता करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जो पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है आपका इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, जिनमें 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे और एक कोशिका बीच में, तो इसमें 2 केंद्रक होते हैं। ऊपर की तीनों कोशिकाओं में एक, नीचे की तीनों कोशिकाओं में एक केंद्रक होते हैं। गिनोगे आप लोग 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे, 1 कोशिका बीच में, तो कितने हो गए कोशिका आपकी, कोशिका आपकी हो गई 7। ठीक है, वहीं पर केंद्र की बात करोगे तो 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे और एक जो बीच वाली कोशिका इसमें 2 केंद्रक होते हैं, तो 3 3 6 और 2 8, 8 केंद्रक हो गए। तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रहेंगे 7 कोष के 8 केंद्र के, 8 कोष के 7 केंद्र के, 8 कोष के 8 केंद्र के, 7 कोष के 7 केंद्र के। लेकिन आपको जब ये चीज पता होगी कैसे आपने निकाला है तो आप लोग अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए होता है 7 कोष के 8 केंद्र के, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है एंड्रोजन स्रावित होता है। तो एंड्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, ये चीज आपको इसमें बतानी है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में बेहतर स्कोर लाना चाहते हो तो हर एक प्रश्न को यहाँ पर अच्छे तरीके से देख करके जाना, वरना आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। तो यहाँ पर क्या है, एंड्रोजन क्या है, कहाँ पर स्रावित होता है, कहाँ से, ये चीज आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्पर्मेटिड्स के द्वारा, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो यहाँ पर ये चीज आपको रट लेना है कि जो एंड्रोजन होता है वो आपका लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, क्या पुरुष से संबंधित है। क्या प्रश्न है आपका इसमें कि क्या पुरुष से संबंधित है। पहला ऑप्शन है गोलियां, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, तीसरा ऑप्शन है वासेक्टोमी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग समझ लो कि जो ट्यूबेक्टोमी होता है आपका होता है मादा नसबंदी, यानी कि स्त्री नसबंदी बोल सकते हो। जो आपका वैसेक्टोमी होता है आपका पुरुष नसबंदी होता है। और गोलियां जो होती हैं भी आपका मादा से संबंधित होती हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो पुरुष से संबंधित है वो आपका है वासेक्टोमी। वासेक्टोमी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुष नसबंदी बोलते हैं। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको कम समय में अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू करवा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करवा दूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग से बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न होता है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ह्यूगो डी व्रीज, दूसरा ऑप्शन है आपका कार्ल कॉरेंस, तीसरा ऑप्शन है एरिक वान शेरमैक और चौथा ऑप्शन है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आपको बताना क्या है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में देखोगे सेट उठा करके तो ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा। तो अनुवांशिकी का जनक आपको किसको कहा जाता है, आपको याद रखना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी के साथ में एक नंबर में भी आ सकता है कि अनुवांशिकी का जनक बताइए, फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बताइए, तो आप बता सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। मंगोली जड़ता, ठीक है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है, ये चीज आपको इसमें बताना है।
पहला ऑप्शन है आपका लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, यानी कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं आप लोग जानते हैं कि एक जोड़ी में होते हैं, एक जोड़ी यानी कि दो लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, पहला ऑप्शन लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, यानी कि जो लिंग गुणसूत्र हैं वो दो के बजाय एक हो जाएं तब ये रोग होता है। तो ऐसा ये बिल्कुल गलत है, इसको आपको समझना है। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता, यानी कि जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं उनकी एकल सूत्रता, यानी कि दो होते हैं उनका एक हो जाना। तीसरा ऑप्शन आपका लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता, यानी कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं दो होते हैं उनकी जगह पर तीन हो जाना, ये तो ये भी आपका गलत है। और लास्ट ऑप्शन जो आपका है 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता, यानी कि जो आपका 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है जो कि आपका एक अलिंग गुणसूत्र होता है उसमें एकाधिक सूत्रता हो जाए, यानी कि दो होने चाहिए, दो के बजाय तीन हो जाएं, उस कंडीशन में मंगोली जड़ता रोग हो जाता है। और सभी लोग याद कर लीजिएगा कि मंगोली जड़ता जो रोग होता है वो 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता, यानी कि एक अधिक जो सूत्र आ जाएगा उसमें उसकी वजह से रोग ये होता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट करिएगा। और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलती रहेंगी यदि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं 1 नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न, फिर 5 नंबर वाले प्रश्न। ये सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, यानी कि जितने भी टाइप के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं वो सभी टाइप के प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी बहुविकल्पी प्रश्न करवा चुके हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में, फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ेंगे और फिर लास्ट में 5 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। अब ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आता है और अक्सर आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर या फिर मैक्सिमम 2 नंबर में आता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में ही आना चाहिए और आया भी हुआ है। अगर आप पेपर उठाकर देखोगे ना, पुराने साल के पेपर उठाओगे तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितनी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर में बताएंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था, यानी कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग उन्होंने करे थे उसके लिए मटर के पादप के कितने जोड़ी लक्षण का चयन किया था, तो बताएंगे 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था। इसका एग्जाम्पल भी आप बता सकते हो, बीज का रंग हो गया, बीज का आकार हो गया, पुष्प का रंग हो गया, पुष्प की स्थिति हो गया। इसी प्रकार से 7 लक्षण उन्होंने दिए थे, 4 लक्षण के मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं। तो आपको पता चल गया कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, तो आप बताएंगे 7 जोड़ी। साथ ही में एग्जाम्पल भी बता दोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं कटेगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, लीडिंग कोशिकाओं के कार्य आपको बताने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। साथ ही में यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए ना हर एक चीज का, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर का, वो विकल्पी जितने हैं सारे मिल जाएं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अति लघु हो सारे मिल जाए, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लघु हो सारे मिल जाए, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट दीर्घ हो सारे मिल जाए। अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, जानकारी लो, मात्र 50 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन हमारा है लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं, इसमें आप बताएंगे वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं जो आपके नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से वाला भी आंसर कंप्लीट हो गया है कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। तो आप बताएंगे कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं जो कि नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका है और कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसमें आप बताएंगे अनिषेक जनन में बिना निषेचन के, अर्थात यानी कि निषेचन के बिना ही, जब, या फिर बोल सकते हो अर्थात अनिषेचित बीजांड, यानी कि बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित हो जाना अनिषेक जनन कहलाता है। उदाहरण बताएंगे, धतूरा, आलू आदि आपके अनिषेक जनन के उदाहरण है। नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है लिंग सालंग लक्षण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग सालंग वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंग सालंग लक्षण क्या है, इसके बारे में आपको परिभाषा देना है और साथ ही में मनुष्य में लिंग सालंग वंशागति के द्वारा जो उत्पन्न रोग हैं उनके बारे में बताना है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर में आप बताएंगे प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है।
अतः इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों से होता है। ये लक्षण लिंग सालंग लक्षण कहलाते हैं, यानी कि प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की जो वंशागति होती है वो आपका लिंग से संबंधित होती है। अतः इनका नियमन भी लिंग गुणसूत्रों से ही होता है, जिसकी वजह से ये आपके लिंग सालन लक्षण कहलाते हैं। और जो लिंग सालन लक्षण इसके द्वारा जो होने वाले जो रोग हैं यानी कि जो व्याधियां हैं, उनमें आप बता सकते हैं एग्जाम्पल में वर्णांधता एवं हीमोफीलिया है। इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी प्रश्नों को देखेंगे। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया भाई, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से लाइक मार दो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। शुक्राणु जनन के ऊपर ये आपका टिप्पणी आ गया है, तो टिप्पणी काफी इंपॉर्टेंट ये भी होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप बताएंगे कि नर के वृषणों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम लोग शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया आपकी वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि नर के वृषणों की जननिक उपकला कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम लोग शुक्रजनन बोलते हैं या फिर शुक्राणु जनन बोलते हैं। यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोनों के नाम लिखिए, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम आपको बताने हैं। इसमें आप बताएंगे पहला नाम अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के जो नाम है, पहला नाम आपका LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और दूसरा आपका है इसमें FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये आपके दो कैसे हार्मोन है, ये आपके अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, जैसा कि मैंने नाम आपको बता दिया है। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि जो अस्थायी विधियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो स्थायी विधियां पूछा है परिवार नियोजन की वो क्या है, यानी कि परिवार को नियोजित करने की जो स्थायी विधि वो क्या है। इसमें आप बताएंगे दो विधि हैं। पहला है पुरुष नसबंदी जिसको हम लोग बोलते हैं वासेक्टोमी, दूसरा आपका है महिला नसबंदी जिसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों आपकी स्थायी विधियां, यानी कि अगर आप ये चीज करवा लेते हो तो आप संतान पैदा नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए इसको हम लोग स्थायी विधियां बोलते हैं। तो आप समझ गए ना, पुरुष नसबंदी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं वासेक्टोमी और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि शुक्रवाहिका उच्छेदन यानी कि वासेक्टोमी पर आपको टिप्पणी करना है। शुक्रवाहिका उच्छेदन यानी कि पुरुष नसबंदी यानी कि वासेक्टोमी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें आप बताएंगे शुक्रवाहिका उच्छेदन या वासेक्टोमी को हम लोग पुरुष नसबंदी भी कहते हैं और यह गर्भ निरोधन की स्थायी विधि है, जिसमें एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा दोनों शुक्रवाहिकाओं को काट या बांध दिया जाता है, जिससे वीर्य में शुक्राणु जो आपके होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। जब शुक्राणु नहीं रहेंगे तो फिर संतान नहीं होगी, जिसकी वजह से हम लोग उसको स्थायी विधि बोलते हैं। ठीक है, तो शुक्रवाहिका उच्छेदन आप समझ गए होंगे, यानी कि वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी जो आपकी होती है वो किस प्रकार से होती है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी गर्भ निरोधन की स्थायी विधि है, जिसमें एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा जो जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं जिनमें से शुक्राणु आता है उसको हम लोग क्या करते हैं काट के बांध देते हैं, जिसकी वजह से शुक्र वीर्य में जो आपका होगा शुक्राणु अनुपस्थित रहेगा और जिसकी वजह से आप संतान नहीं पैदा कर पाओगे। इसको हम लोग बोलते हैं वासेक्टोमी यानी कि पुरुष नसबंदी। इसको समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि जनन स्वास्थ्य क्या है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है छोटा सा कि जनन स्वास्थ्य क्या है। तो इसमें आप उत्तर में बताएंगे, क्या बताओगे आप लोग उत्तर में, आप लोग उत्तर में बताओगे इसमें क्या बताओगे WHO के अनुसार, यानी कि WHO क्या है इसके बारे में समझो। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये भी आपका आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताओ। तो WHO का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका मतलब आंसर पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा WHO का फुल फॉर्म। उससे पहले यदि आपको पहले से पता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है इसका जो आंसर है जनन स्वास्थ्य क्या है, इसमें आप बताएंगे WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्वास्थ्य आपका जनन स्वास्थ्य कहलाता है। तो ये आपका हो गया क्या परिभाषा। अब यहाँ पर जो WHO है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन के जो सभी पहलू होते हैं जैसे कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना, ये आपका जन स्वास्थ्य कहलाता है। तो कंप्लीट ये भी हो गया है, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न इसमें आपका हो जाता है परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में आएगा, ठीक है। और ये आपका अलग अलग भी आ सकता है कि परागण के बारे में बताइए या फिर निषेचन के बारे में बताइए, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं और साथ में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप याद करे रहोगे तो आपको पता रहेगा, अलग अलग आएगा तब भी कर ले जाओगे, साथ में आएगा तब भी कर ले जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं परागण निषेचन में अंतर के बारे में। इधर आप हेडिंग लगाओगे परागण की, इधर लगाओगे निषेचन की। यहाँ पर मैंने रेड पेन से लिखा है, लेकिन बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको रेड पेन का उपयोग नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू का ही उपयोग करना है। लाइन वगैरह आप लोग ब्लैक स्केच से खींच लेना। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग परागण में पहले पॉइंट को। तो इसमें आपका पहला पॉइंट दिया गया है, पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है इसको हम लोग परागण बोलते हैं। यानी कि जो पराग कण होते हैं वो जब परागकोश से निकलते हैं और मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो पहुंचते हैं, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है, यानी कि एक जगह से निकल करके दूसरी जगह तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग परागण बोलते हैं। वहीं पर निषेचन की जब बात करोगे तो निषेचन में आप बताओगे अगुणित नर तथा मादा युग्मक का संलयन, यानी कि जब अगुणित नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उनके मिलने की जो प्रक्रिया होती है, मिलने पर जो चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन, यानी कि दोनों का मिलना निषेचन कहलाता है। परागण में दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, यह दो प्रकार का होता है, यानी कि जो परागण होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है स्वपरागण, एक आपका होता है परपरागण। वहीं पर निषेचन भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है एकल निषेचन, एक आपका होता है द्विनिषेचन। जब आपका एक बार निषेचन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एकल निषेचन, और जब दो बार होगा तो द्विनिषेचन बोलेंगे। तीसरा पॉइंट परागण में हो जाता है, यह अनेक माध्यमों से होता है, जैसे कि वायु, जल, कीट आदि। निषेचन में आप बताएंगे इसे माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो निषेचन होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वहीं पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि जल हो गया, वायु हो गया, कीट हो गया आदि है माध्यम है। परागण में आप लोग लास्ट पॉइंट बताएंगे यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है, और वहीं पर निषेचन में आप बताएंगे कि यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। तो इस प्रकार से निषेचन और परागण में क्या अंतर है मैंने आपको पूरा समझा दिया है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है हर साल, और ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए कैसे आपको बनाना है। मैं आपको इजी वे में बना करके भी दिखाऊंगा। प्रश्न क्या है आपका कि आवर्त बीजी पादप के पुष्प का जो बीजांड है उसका लंब काट का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो कैसे आपको डायग्राम बनाना है ये चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको डायग्राम बना पाओगे। तो कैसे बनाओगे आइए दिखा देते हैं हम आपको बना करके। डायग्राम बनाना बहुत ही सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जैसा कि मेरी प्रैक्टिस है तो मैं आपको एक बार में बना के दिखा दूंगा, और पेन से बनाऊंगा एकदम आराम से बन जाएगा। आप लोग जो बनाओगे उसको पेन से नहीं बनाना, आप लोग वहां पर आप लोग बनाना किससे, आप लोग बनाना पेंसिल से बनाना है, क्योंकि वहां पर अगर आपकी गलती हो गई तो दिक्कत होगी ना, ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया बीजांड, ठीक है। यहाँ पर 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं, एक कोशिका बीच में होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निभाग। सिंपल सा है, बस ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसमें हम इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बीजांड द्वार बोलते हैं, बीजांड द्वार। इन तीनों कोशिकाओं को हम लोग प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं, बीच वाली कोशिका द्वितीय कोशिका बोलते हैं, अगल बगल की कोशिका को हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका, बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं निभाग। जहाँ पर बीजांड जो आपका अध्यावरण होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को अध्यावरण। तो यहाँ पर अध्यावरण क्या अपूर्ण है, यहाँ पर अध्यावरण नहीं होता है, इसको हम लोग निभाग बोलते हैं। और निभाग के जस्ट सामने की जो चीज होती है यहाँ पर, ये सामने है ना जस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक। ऊपर की तीनों कोशिकाओं को हम लोग प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं, बीच की एक कोशिका होती है इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं, इसको हम लोग द्वितीय कोशिका बोलते हैं, यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। नीचे के तीनों कोशिकाओं में अगल बगल की जो कोशिका होगी इसको हम लोग सहायक कोशिका बोलेंगे, बीच की कोशिका को अंड कोशिका बोलेंगे। ये आपका अध्यावरण होता है, आप जानते ही हैं। और ये आपका भ्रूणकोश होता है पूरा, ये जिसमें आपकी सारी कोशिकाएं होती हैं। और लास्ट में नीचे आप बताएंगे ये आपका बीजांड वृंत। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इसके आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य, ये आपको इसमें बताना है कि समयुग्मजी क्या होता है और विषमयुग्मजी क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे आप लोग, तो ये आपका दो टाइप के यहाँ पर 2 प्रश्न आपके आ गए हैं। अभी दोनों पढ़ के जाना आप लोग, तो दोनों साथ में भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, इसीलिए आप दोनों पढ़ लीजिएगा। समयुग्मजी में बताएंगे आप लोग, जब एक लक्षण के 2 जीन समान प्रकार के होते हैं तो उसको हम लोग
समयुग्मजीय बोलते हैं। यानी कि जब एक लक्षण के जो दो जीन होते हैं वो जब समान प्रकार के होंगे तो उसको हम समयुग्मजीय बोल देंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं लंबापन जब है तो लंबापन में आपके जो दो जीन है कैपिटल टी ये दोनों कैसे हैं, कैपिटल में है, टी दोनों आपके कैपिटल में है, तो ये कैसा आपका समयुग्मजीय है। और बौनापन देखोगे तो बौनापन में भी आपके स्मॉल टी यानी कि दोनों कैसे हैं जीन आपके एक समान है, यानी कि ये भी स्मॉल है ये भी आपका स्मॉल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समयुग्मजीय हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है कि जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होंगे तो उसको हम समयुग्मजीय बोलेंगे। उदाहरण में लंबापन और बौनापन, लंबापन यानी कैपिटल टी, बौनापन यानी कि स्मॉल टी, ये आपके दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, समयुग्मजीय के। फिर आपका है विषम युग्मजीय, इसमें आप बताएंगे यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन्स असमान या अलग अलग होते हैं इसको हम लोग विषम युग्मजीय बोलेंगे। उदाहरण में बताओगे आप लोग संकर लंबा पौधा, तो यहाँ पर जो संकर लंबा पौधा होता है ये शुद्ध लंबा यानी कि जो लंबापन होता है इससे कम होता है और बौनापन से अधिक होता है, यानी कि ये आपका संकर लंबा पौधा होता है। संकर लंबा पौधा में आपका कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। तो यहाँ पर जो दोनों जीन है आपके अलग अलग है, एक आपका कैपिटल टी एक आपका स्मॉल टी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम युग्मजीय बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला इसमें आपका दिया गया है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो मेंडल का जो प्रभाविता का क्या नियम है उसके बारे में आपको समझना है। इसमें आप बताएंगे कि प्रभाविता का नियम, इसमें आप क्या बताओगे, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच में हम लोग संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। तो प्रभाविता का नियम ही क्या है, इसके नाम से ही क्लियर है कि जब आप लोग एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराओगे तो जो प्रथम पीढ़ी निकल करके आएगी उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, इसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं और ये मेंडल का प्रथम नियम होता है। अब ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर समझोगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जनक क्या है आपका, जनक इसमें आपका है शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। शुद्ध लंबा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी लक्षण, जो शुद्ध बौना होता है आपका अप्रभावी लक्षण होता है। तो यहाँ पर शुद्ध लंबा का जो युग्मक होगा कैपिटल टी है ना, यहाँ पर स्मॉल टी, तो युग्मक बनेगा आपका कैपिटल टी यहाँ से, स्मॉल टी यहाँ से। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा ना, यानी कि 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो जो लंबा कह सकते हो जो प्रभावी लक्षण होता है वो दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर जो बौनापन है वो दिखाई नहीं देगा, लंबापन दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि जब एक जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों को भी संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जब प्रभावी लक्षण को दिखाई देगा तो उसको हम लोग प्रभाविता का नियम बोलते हैं। इसे आप लोग समझ होंगे, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें करने वाले हैं क्या, अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने इसमें बहुत सारे प्रश्नों को करा है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या है, वो आपका हो जाता है जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यही आपका पहला प्रश्न हो जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में आपको इसमें बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, स्पेचू में सही कर लेता हूँ। तो जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है, इसके कारण एवं नियंत्रण का वर्णन कीजिए एवं दुष्परिणाम लिखो। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, इसमें आपको बताना है जनसंख्या विस्फोट के बारे में और इसके कारण के बारे में, इसके नियंत्रण के बारे में और उसके दुष्परिणाम के बारे में आपको बताना है। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले समझो कि जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा क्या है। इसमें आप बताएंगे कि अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वो हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। यानी कि कम समय में जब बहुत ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। और विश्व भर में भारत जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, इस प्रकार से आपको समझना है। तो यानी कि बहुत ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है और अगर इसी प्रकार से समस्या मतलब की जनसंख्याएं बढ़ती रही तो हमारे देश के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको ये समझना चाहिए, वो अगर दिमाग से सोचेंगे तो उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे रहेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर खाने की दिक्कत होगी, क्योंकि ज़मीन तो कम है ना। अब उसी में ज़्यादा लोग रहेंगे तो घर बनाएंगे, खाने के लिए उनको खाना चाहिए तो उसके लिए भी उनको खेत चाहिए, तो खेत कहाँ से मिलेगा जब हर एक ज़मीन में जब आप घर बना लोगे तो खेत कहाँ बचेगा, जब खेत नहीं बचेगा तो कहाँ पर खाना उगाओगे, क्या खाओगे। और साथ ही में जॉब की भी दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है जनसंख्या जब ज़्यादा होती है। और वहीं पर जब कम जनसंख्या होती है संसाधन बहुत सारे आपके सामने होते हैं और आप अपने जीवन में एक अच्छा चीज़ अपनों कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा होने पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले समझो जनसंख्या विस्फोट के कारण के बारे में। पहला पॉइंट है इसमें आपका मृत्यु दर में आई नियंत्रण कमी, यानी कि पहले से अब हमारे समय में पहले के टाइम पे मतलब ये भी चीज़ है कि आपके टाइम पर जो लाइफ है वो कम हो गई है इंसानों की, क्योंकि मिलावट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जनसंख्या की वजह से ही। लेकिन मृत्यु दर में कमी तो आई है पहले के हिसाब से, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था
कि व्यक्ति को अगर नॉर्मल सी चीजें भी हो जाती थी, बुखार जुकाम से भी आदमी मर जाता था, क्योंकि उस टाइम पे मेडिकल इतना अच्छा नहीं था। तो इसीलिए आजकल के टाइम में बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज संभव है। तो इसी वजह से आप बोल सकते हो कि मृत्यु दर में नियंत्रण कमी आई है, मातृ मृत्यु दर में कमी, यानी कि बच्चे पहले क्या था, डिलीवरी के टाइम पर माँ की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब उस समय के हिसाब से बहुत कम ये चीजें हो गई हैं। तो तीसरा आपका है में शिशु मृत्यु दर में कमी, यानी कि बच्चे की भी मृत्यु हो जाती थी जन्म के टाइम पर, वो भी इसमें भी कमी आई है। और लास्ट आपका होता है जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, यानी कि जो जनन आयु वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से ये कारण और बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम के बारे में। पहला आपका परिणाम इसमें आपका होगा दुष्परिणाम, शिक्षा व्यवस्था की समस्या, यानी कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या आएगी, रोजगार की समस्या आएगी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या आएगी। आप लोग जानते ही हैं कि अपने इंडिया में पता नहीं कितने मरीजों के ऊपर एक ही डॉक्टर, केवल 1000 या इतने ही कुछ है, मुझे ध्यान से तो नहीं आता, लेकिन लगभग 1000 पेशेंट के ऊपर मात्र एक डॉक्टर है। तो कैसे वो उन लोगों का इलाज कर सकता है, ये आप सोचो। निर्धनता भी बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, यानी कि गरीबी, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया है जनसंख्या विस्फोट, और साथ ही में जनसंख्या विस्फोट के कारण, साथ ही में दुष्परिणाम भी समझ लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं इसके नियंत्रण के बारे में। नियंत्रण के क्या उपाय आप लोग अपना सकते हो, उसके बारे में समझने वाले हैं। तो इसमें आप बताएंगे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय में कि जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार, यानी कि जो गर्भ को रोकने का जो साधन होता है उसका प्रचार प्रसार एक काफी कारगर तरीका माना जा सकता है। दूसरा आपका इसमें छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो छोटे परिवार वाले दंपति हैं उनको प्रोत्साहित करना। तीसरा आपका शिक्षा व्यवस्था को सही करना, यानी कि लोगों को पढ़ाना लिखाना, जिसकी वजह से वो अपना अच्छा बुरा समझ सकें और ये चीज़ जाने कि अधिक जनसंख्या से क्या समस्याएं हमारे लाइफ में आगे आने वाली हैं, ताकि ये चीज़ वो ना करें। लास्ट पॉइंट आपका है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देना, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है, इसे कारण एवं नियंत्रण को भी समझा दिया, दुष्परिणाम को भी समझा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला आपका इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि अवशेषी अंग क्या है। मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए, ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। तो उत्तर में आप बताएंगे कि ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हैं, उनको ही हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। यानी कि ऐसे अंग जो पहले के टाइम पर कार्य करते थे लेकिन अब केवल अवशेषी अंग के रूप में रह गए, अवशेष के रूप में रह गए हैं, कोई कार्य नहीं बचा है उनका, उनको हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। अवशेषी अंगों का जैव विकास में महत्वपूर्ण प्रमाण है। कैसे है आइए समझाते हैं आपको। इसमें आप बताएंगे पहला पॉइंट आपका, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे पहला आपका है कृमि रूप परिशेषिका। इसमें आप बताएंगे यह शाकाहारी जीवों में होती है, इसके द्वारा सेल्यूलोज का पाचन होता था। यानी कि जो सेल्यूलोज है जो आप घास वगैरह खाने से मिलती है, तो उसका पाचन जो होता है वो किसके द्वारा होता था, कृमि रूप परिशेषिका की वजह से होता था, जो कि शाकाहारी जीवों में होती है। परंतु मनुष्य के पूर्वज जो हैं वो शाकाहारी प्राणी थे, लेकिन सेल्यूलोज की कमी होने के कारण यह एक अवशेष अंग के रूप में रह गया। क्योंकि अब क्या है कि अब वो सारी चीजें आप लोग खाते नहीं हो, आप अच्छी अच्छी चीजें खाते हो, पका करके खाते हो, जिसकी वजह से इसका जो काम है वो खत्म हो गया है, जिसकी वजह से ये आपका अवशेषी अंग के रूप में रह गया है। अगला आपका इसमें है निमेशक पटल। निमेशक पटल में आप बताएंगे कि यह मनुष्य के नेत्र के भीतर पाई जाती है, लेकिन यह मानव के लिए अनुपयोगी परंतु मेढक पक्षी आदि के लिए उपयोगी है। तो इसीलिए मानव में निमेशक पटल आपका एक कह सकते हो अवशेषी अंग के रूप में बचा है। फिर आपका इसमें अक्लदात। अक्लदात में बताएंगे यह मनुष्य में तृतीय मोलर दंत की उपस्थिति होती है और ये अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। कीवी और शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी जिनके पंख तो होते हैं परंतु उनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो ये भी आपका उदाहरण आपका हो सकता है अवशेषी अंग का, जिसे आप समझ सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य की बात हो रही तो मनुष्य में मैंने आपको ये बता दिया है। फिर आपका इसमें कर्ण पल्लव पेशियां। तो कर्ण पल्लव पेशियों में बताएंगे मनुष्य में अक्रिय तथा अवशेषी होते हैं, यानी कि जो कर्ण पल्लव पेशियां होती हैं, यानी कि जो कान की जो पेशियां होती हैं वो कैसी हैं, अक्रिय हैं, साथ ही में अवशेषी होती हैं। तो इस प्रकार से यार जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ने इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।